वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे सेकंड पार्ट ऑफ दी में कैपेसिटर्स और इसकी कैपेसिटेंसेस। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ दी में पढ़ा कि आपने जो है कैपेसिटेंस पढ़ ली, व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आज के लिए हमारा टॉपिक होगा कैपेसिटर्स। सवाल आते हैं कैपेसिटर और कंडेंसर्स क्या चीज होते हैं और कहाँ हम अप्लाई करते हैं। आज हम बात करते हैं, पिछले लेक्चर्स में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पे जब आप जाते हैं तो आपसे बताया गया था ईच एंड एवरी कंडक्टर में बी चार्ज एंड इट में होल्ड और रिटेन चार्ज अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं किसी लिमिट तक ये अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर सकता है। तो द चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी, इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था कैपेसिटेंस। आए बात करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक बकेट आपकी इट में होल्ड द वाटर, कितना पानी स्टोर कर सकती है? लेट इट बी 10 लीटर और 15 लीटर। सो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट। हाउ मच? इट इज द 10 लीटर ओनली। लेकिन अगर एक बकेट अगर आपका पानी स्टोर कर सकती है तो ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस। और कैसी डिवाइस आप बनाते हैं? इन विच यू कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड वाटर टैंक। वाटर टैंक का क्या उद्देश्य? उसका पर्पज आपका ये है कि जब आपके पास पानी की सप्लाई अवेलेबल है तब आप क्या करते हैं, उसको आप चार्ज कर लेते हैं, उसमें आप पानी स्टोर कर लेते हैं। और किसी दूसरे टाइम पर जब आपको रिक्वायरमेंट है, एट दैट टाइम यू कैन ड्रॉ द वाटर फ्रॉम इट इन द सिमिलर मैनर। जब हमें मालूम है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज वी हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज आल्सो, then we can make the devices which can be used as the storage device of charge। और ये storage device of charge जो कहलाती हैं, ये किस नाम से आनी आती है? ये कहलाती हैं कैपेसिटर्स और कंडेंसर्स। कंडेंसर एक ऐसा नाम है जो जनरली आप लोगों ने सुना होता है। फॉर एग्जांपल, आपके सीलिंग फैंस में, कूलर में या वाटर पंप्स में आप देखेंगे एक लगभग इस टाइप का एक सिलिंड्रिकल व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं साइड में टेप से चिपका होता है। और ये ऑब्जेक्ट आप मार्केट में भी लेने जाएंगे तो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड कंडेंसर, विच इज द कमर्शियल नेम ऑफ दिस डिवाइस कैपेसिटर। फिजिक्स में हम इसे क्या कहते हुए जाएंगे? सिंपली कैपेसिटर। पहली बात ये समझ में आती है, जब हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो कैपेसिटर आपका क्या हुआ? कोई हम कह रहे हैं इस टाइप की डिवाइस इन विच द चार्ज कैन बी स्टोर और द चार्ज इज स्टोर, नंबर वन। नंबर सेकंड आता है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। आखिरकार आप ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस बनाएंगे कैसे? कैसे बनाएंगे? अगर हम उसी बकेट वाले प्रिंसिपल पे जाएं तो आपको समझ में आएगा। आपके पास कोई 5 लीटर बकेट है, 5 लीटर बकेट का साइज ये होगा। आपके पास कोई 10 लीटर बकेट है, दैट विल हैव दिस मच साइज। देन फॉर द 50 लीटर एंड अगेन देन फॉर द 500 लीटर यू शुड हैव अ टैंक। यानी यहाँ पर हमारा एक सीधा सा कंसेप्ट काम करता है कि अगर आपको पानी की कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको किसी भी चीज का साइज बढ़ाते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करेंगे और कंडेंसर्स की बात करेंगे, उसमें जो आपको डेफिनेशन दी जाती है उसमें यहाँ पर एक छोटा सा चेन है। और वो चेन क्या है कि हम इसको सिंपल वे में डायरेक्ट नहीं जाएंगे कि आप सोचें जस्ट द साइज इज इंक्रीज एंड यू आर गेटिंग मोर एंड मोर कैपेसिटेंस। तो फिर कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती है? कैपेसिटर की डेफिनेशन आपसे कहा जाता है आ डिवाइस इन विच कैपेसिटेंस इज इंक्रीज। एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आपने कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रखा है, बहुत सारा बढ़ा रखा है, तो क्या कहा जाएगा? इज इंक्रीज मैनी मैनी टाइम्स। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल पानी का टैंक भी था, जिसका कैपेसिटेंस इज इंक्रीज मैनी मैनी टाइम्स। लेकिन जो सबसे खास बात है वो है बट विदाउट एनी significant increase in size
और एरिया। सबसे खास बात क्या है कि आपको कोई भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन साइज और एरिया नहीं देना है। प्रैक्टिकल एग्जांपल में जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चले मार्केट से आप किसी ब्रांडेड कंपनी का सीलिंग फैन खरीद के लाते हैं। अगर आप ब्रांडेड कंपनी के सीलिंग फैन पे जा रहे हैं और वो मैन्युफैक्चरर ये क्लेम करता है दैट दिस फैन इज प्रोवाइडेड विद अ हाई क्वालिटी एंड हाई कैपेसिटेंस के साथ एक कंडेंसर प्रोवाइड करेगा, क्या आपका ध्यान जाता है? नॉर्मल अगर हम फैन और कैपेसिटर खरीद के ला रहे हैं तो आपके बॉक्स में पैक होके किसी स्कूटी में आगे रख के चले आते हैं। अब जो हम बात करेंगे द मैन्युफैक्चरर इज क्लेमिंग तो इसके साथ कैसा कैपेसिटर देगा, हाई कैपेसिटी हैवी कैपेसिटेंस का कंडेंसर प्रोवाइड करेगा। अगर हम सिर्फ इतना ध्यान रखते लाइक द स्टोरेज टैंक्स ऑफ वाटर कि द हैवी कैपेसिटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय जस्ट इंक्रीजिंग द साइज ओनली, इन दैट केस आपको समझ में आएगा फैन बॉक्स या आगे स्कूटी में चला आएगा लेकिन कंडेंसर कहीं ना कहीं पीछे किसी ठेले या ऐसी किसी चीज पे लाद के लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप केवल सिंपल प्रिंसिपल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ओनली द इंक्रीज इन साइज और इन एरिया। इसलिए मैंने कहा जब आप इलेक्ट्रिसिटी में जब आप फिजिक्स में तो ये आपका कंसेप्ट काम नहीं करेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा इंक्रीज इन कैपेसिटेंस बट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन साइज और एरिया। तो ये होती है आपकी कंडेंसर का बेसिक प्रिंसिपल और डेफिनेशन। अब अगला सवाल आएगा तो फिर हम ऐसा करेंगे कैसे? आखिरकार वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिनकी हेल्प से हम किसी भी कंडेंसर या कैपेसिटर की या कंडक्टर की कैपेसिटेंस तो बढ़ाएंगे लेकिन उसका एरिया नहीं बढ़े। तो फिर आपसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। जो आप फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो दो तीन फैक्टर आते हैं, दोनों की दोनों के कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर वेरी कॉमन टू नो वो आपका आता है एरिया। ये तो था ही, लार्जर द साइज ऑफ द एरिया और लार्जर द साइज ऑफ द कंडक्टर ग्रेटर विल बी इट्स कैपेसिटेंस। जिससे आपको ध्यान होगा किसी हमने स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमने क्या लिया था, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या आपने कहा था C is directly proportional to R. What does it mean? Larger the radius or larger the size of the conductor, greater will be its capacitance. ठीक है, लेकिन ये जो आपका चीज है ये हम कैपेसिटेंस डिजाइन करते समय उसको अवॉइड करते हैं। कारण मैंने कहा हम साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे तो फिलहाल मैंने कहा कैपेसिटेंस पे ये फैक्टर अफेक्ट करता, हम एज लार्ज एज पॉसिबल एरिया लेने की कोशिश करेंगे लेकिन हम सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे बिकॉज इट इज लिमिटेड। कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट है कि एक पर्टिकुलर साइज से ज्यादा आप कोई भी अप्लायंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस अप्लायंस के कंपैरिजन में आप कैपेसिटर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रख सकते। नाउ व्हाट इज द सेकंड वन? अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारे जो स्टार्ट होते हैं क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया आपका आता है प्रेजेंस ऑफ another conductor and presence of another conductor से हमारा क्या मीनिंग है? presence of another conductor से हमारा मीनिंग है, ध्यान से देखें इधर। सपोज करें मेरे पास कोई भी एक प्लेट है का कंडक्टिंग प्लेट कैपिटल A, मैंने कहा सपोज कर लिया लेट इट बी अ कंडक्टिंग प्लेट A और मैं इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करता हूँ, लेट इट इज चार्ज बाय सम एक्सटर्नल सोर्स और सपोज करेंगे चार्ज Q इज गिवन टू दिस प्लेट। आपने पढ़ाया था चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर्स, तो मैं सपोज कर लेता हूँ इसके इस साइड पे, सिर्फ दोनों साइड का मैं इस साइड का देख रहा हूँ पॉजिटिव आपका कहीं ना कहीं कोई चार्ज इस पर रिटेन करता है। ये आपकी प्लेट है एक, इसके ऊपर कहीं ना कुछ कैपेसिटेंस होगी, इतना चार्ज आप कर सकते हैं। टारगेट हमारा क्या था, टू मेक इट और टू यूज इट एज ए कैपेसिटर इन विच the capacitance is to be increased many times. So how can we change the capacitance of this plate? इसके लिए क्या टारगेट था, presence of another conductor। इसके साइड में आप एक सिमिलर प्लेट और रखें,
एक और प्लेट उठाइए, कंडक्टिंग प्लेट, और ये मैं सपोज करता हूँ एक प्लेट भी हमने इसके बगल में यहाँ पर रख दी। तो आप पूछेंगे इस प्लेट बी को रखने से क्या होगा। एज वी नो वेरी वेल एंड वेरियस टॉपिक्स, कहीं ना कहीं हमें मालूम रहा है, ईच एंड एवरी मेटल और मेटेलिक कंडक्टर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। अगर हम हाई स्कूल क्लासेस से भी स्टार्ट करें तो मेटल्स की डेफिनेशन ही ये थी, which loses the electrons easily and forms the positive ions। आपको याद आएगा 10th की इलेक्ट्रिसिटी हाई स्कूल क्लासेस में भी हम जब गुड कंडक्टर्स डिफाइन करते थे तो हमारा कहना होता था मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज these contain a large number of free electrons। In your 11th class, while in first or second chapter where the atomic structure is there, वहां पढ़ते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपको यही डिफाइन करता है कि व्हेन द लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल then these increase the kinetic energy of free electrons of the metal and these electrons emit from that metal surface। that was the photoelectric emission। ये सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आपके इस प्लेट बी में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे और साथ में अपने पास पॉजिटिव आयंस भी होंगे। अब अगर ये हमें समझ में आता है तो इस प्लेट बी को यहाँ रखने का क्या फायदा होगा। When this plate B is placed here containing the free electrons as well as the positive ions, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, यानी इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स द प्लेट ए डिस्प्लेस होंगे। कहां तक डिस्प्लेस होंगे? टिल द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बी। तो यहाँ कहीं आपका इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होने से आप देखेंगे हियर देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। और अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स में जब हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे थे उस समय हमने इस फिनोमेना को कहा था इंडक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के आपसे 3 मेथड बताए गए थे। फर्स्ट द फ्रिक्शन, रबिंग द सरफेसेस टुगेदर। सेकंड वन वाज द कंडक्शन बाय टचिंग अ चार्ज बॉडी विद अदर, एंड थर्ड वन वाज द इंडक्शन। कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट किसी कंडक्टर के पास आप लाते हैं तो वही फिनोमेना मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ड्यू टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कहाँ जाएंगे? ये रिपेल होके आपके इस आउटर सरफेस पर जाएंगे। अब जैसे ही आपके जाते हैं तो आपको समझ में आएगा अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द प्लेट बी ऑल्सो। अब आप पूछेंगे इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा लेट देयर बी अ पॉइंट पी। ये हम सपोज करते हैं कोई भी पॉइंट पी है। In the first case, when only the conductor is present here, then the potential at P will be equal to positive VA potential due to the conductor A, और वो potential भी कैसा होगा? पॉजिटिव। ये हमारा यहाँ था। अब आपने डाइपोल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा हुआ है। In case if the plate B is also held here and opposite charge, that means the negative charge is induced on its interior surface। क्यों हुआ? Due to the relative displacement of electrons and positive ions। तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा। इसका मतलब अब जो आपका अगले केस में आपका पोटेंशियल एट पी आएगा that will become plus VA due to the first plate but also minus VB due to the negative charge of plate B। तो आप चेक कर सकते हैं the resultant potential will decrease। अब आप पूछेंगे रिजल्टेंट पोटेंशियल डिक्रीज होने से क्या फायदा होगा? वेल, क्या आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला या डेफिनेशन याद है हमारे लास्ट लेक्चर की? दैट वाज C is equals to Q by V। The capacitance of a system is defined as the ratio of charge given to it and the potential increase। So definitely if the potential decreases, डिनोमिनेटर जितना कम होता जाएगा वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। यानी इस केस में आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो हमारा सेकंड जो क्राइटेरिया था कौन सा? पहला मैंने कहा था एरिया के साथ इंक्रीज करोगे, बट मैंने क्रॉस लगाया, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि लिमिटेड है। हम एक लिमिट से ज्यादा साइज
नहीं बढ़ा सकते तो इसको यूज करने का हम कोशिश नहीं करेंगे प्रैक्टिकल में। प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर था, इन शॉर्ट कैसे कहा जाएगा, व्हेन अनदर कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर द चार्ज कंडक्टर then opposite charges negative and positive are induced on its surfaces due to the relative displacement of electrons and positive ions। इलेक्ट्रॉन इस साइड डिस्प्लेस होंगे और आपके पॉजिटिव आयंस कहा जाएंगे रिपेल होकर पीछे। रिजल्टेंट आपको नजर आ रहा है, द पोटेंशियल विल डिक्रीज एंड हेंस द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। एक तरीका हमें ये समझ में आता है। अब लास्ट चीज, तीसरा फैक्टर जो आपका काम करेगा, तीसरा फैक्टर होगा आपके लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक आपको मालूम है इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक, फॉर एग्जांपल वैक्स, माइका, रबर एटसेट्रा, ऐसी कोई भी चीज, सपोज करें रबर के पीसेस हम ले लेते हैं, वूल हो सकता है, कोई वूलन स्वेटर है उसके धागे ऐसी चीज मिलती है, और मान के चले इस पूरे स्पेस में मैं कहीं यहाँ पर ऐसा कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर इस स्पेस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप किया है, then definitely it will have a significant effect over the capacitance। ये कैपेसिटेंस को कहीं ना कहीं चेंज करेगा। अब क्या चेंज करेगा, बस हम इस पे जाते हैं, उसको मैं समझाता हूँ। जैसे आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हैं, आए याद करें कि आपको याद था इन प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपका जो है फ्लैश होता था, ये कूलॉम्स लॉ के आप बाद आप पढ़ते थे, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, the electrical force of electrostatic attraction or repulsion that decreases by k times in presence of a dielectric medium। जहां आपका k क्या कहलाता था, k was known as the dielectric constant of that medium। अब आप पूछेंगे फोर्स कम होने से क्या होगा, इसका अगला आफ्टर इफेक्ट देखें। फोर्स कम होने का मतलब यह है कि आपका पोटेंशियल याद होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब क्या आपको ऐसा याद है, जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इन केस द फोर्स इज रिड्यूस्ड बाय k टाइम्स, तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, द वर्क डन विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड बाय सेम टाइम k टाइम्स y। इन केस ऑफ द FDR, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F will get divided by k। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इन केस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपका पोटेंशियल भी k टाइम्स डिवाइड होगा। कारण समझ में आ रहा है, पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज। तो जब आपका वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स कम हो गया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये प्रोडक्ट यानी कि वर्क डन भी कम हो जाएगा बाई k टाइम्स। आप पूछेंगे चले पोटेंशियल भी कम हो गया, इससे क्या होगा, ये देखें सामने हमने इलस्ट्रेट किया था, इन केस द पोटेंशियल हैज बीन डिक्रीज। तो फिर आपको तीसरी चीज क्या मिलेगी, इन दैट केस c डैश इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा q अपॉन v। आप करेंगे q अपॉन v डैश, क्योंकि पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब ये कितना होगा, q अपॉन v बाई k, क्योंकि पोटेंशियल हमारा कितना हो गया था, k टाइम्स डिक्रीज। और यू कैन से, तो देखें ध्यान से, आपका c डैश कितना होता है, ये q बाई v होना चाहिए था, ये हो जाएगी k q बाई v। या इन शॉर्ट हम इसको क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं c डैश विल बिकम k c। ये आपकी ओरिजिनल कैपेसिटेंस थी, तो दोनों तीनों समझ में आते हैं। इन केस अगर आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स विल रिड्यूस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल आपका k टाइम्स कम हो जाएगा, इट इज द वर्क डन। एंड इफ इट इज द पोटेंशियल हैज बीन डिक्रीज, सो दिस k ये ऊपर जाएगा और आपकी नई कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम्स
के टाइम्स। तो क्या आपको समझ में आता है? ये 3 फैक्टर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए। अब इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम डिजाइन करेंगे आपके लिए अलग अलग कंडेंसर्स और कैपेसिटेंस प्रैक्टिकली। प्रिंसिपल अपने को समझ में आ गया था हमें कैसे कैपेसिटेंस बढ़ानी है। आज सबसे पहला सबसे आसान कैपेसिटर हम डिजाइन करते हैं, दैट इज नोन एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट वाला मैंने कहा सबसे पहला आपको कहलाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट topic from the point of view of board examinations as well as different competitive examinations। क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपको हर बोर्ड एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आता हुआ मिलेगा, नंबर 1। और सेकंड, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमेशा नजर आएंगे जब आप अपने इस टाइप के पेपर सॉल्व करते हैं। देन व्हाट अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम किसे किसे मानते हुए चलेंगे कि लगभग वही है जो भी हम प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे। क्या करना है? पैरेलल प्लेट में दिख रहा होगा 2 प्लेट्स हैं पैरेलल में रखनी होगी। सबसे पहले हम एक प्लेन शीट उठाएंगे। दिस प्लेन शीट इज अ कंडक्टिंग शीट, इट विल हैव सम कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। ये हमारे पास है, इसको हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करते हैं, कुछ ना कुछ चार्ज इस पे स्टोर होगा, लेट इट बी पॉजिटिव क्यू। ये हमने सपोज कर लिया पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पर डेवलप होता हुआ जाता है। अब आप क्या काम करेंगे? इस पॉजिटिव चार्ज क्यू के अगेंस्ट आप एक और प्लेट यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, चूंकि मैंने कहा था कैपेसिटर की डेफिनेशन अपने लिए क्या है, इन विच यू आर नॉट इंक्रीजिंग द साइज और द एरिया। आप पूछेंगे एक प्लेट के बगल में दूसरी प्लेट कहीं हम रखेंगे तो साइज और एरिया तो बढ़ेंगे? नो, एक्चुअली इन प्रैक्टिकल आप क्या करते हैं, व्हेन फर्स्ट प्लेट इज प्लेस्ड देन द सेकंड इज नॉट प्लेस्ड हियर। इन दोनों प्लेटों के बीच का गैप होता है 2 to 3 mm, केवल 2 से 3 मिलीमीटर। आपको नजर आ रहा होगा इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। सिग्निफिकेंट इंक्रीज कब है? एक प्लेट ये है दूसरी ये है तो अपनी डिवाइस का साइज इतना बढ़ गया। बट मैंने कहा इफ इट इज अ प्लेट, सेकंड वन प्लेट इज हेल्ड हियर जस्ट 2 to 3 millimeter away, so there is a insignificant change in the thickness of the device, that is by only 2 mm only। यहाँ पर जरूर हमने थोड़ा सा दूर बनाया है ताकि आपको साफ नजर आए। इन प्रैक्टिकल द गैप विद इन द प्लेट्स इज वेरी स्मॉल। आज जो हम बात डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर का हमने इस्तेमाल किया। अनदर प्लेट बी इज प्लेस्ड नियर द ए, व्हाट विल हैपन? इसमें भी वही काम, ड्यू टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेस होंगे टुवर्ड्स द प्लेट ए। इस साइड कहीं आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। जब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा पॉजिटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस साइड जाएगा। अब इस प्लेट को ध्यान से देखें, जब हमने इतना काम किया तो आपको समझ में आता है इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ कहीं आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जैसा अभी हम पीछे प्रिंसिपल में दिखा रहे थे। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ये जो आपका माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है इस चार्ज की वजह से आप देखेंगे पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। चलें मैं और थोड़ा सा लिख देता हूं। आप क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल ऑफ सिस्टम भी क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल ऑफ सिस्टम डिक्रीज होता है इसका मतलब आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको मालूम है कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल क्या है, C is equals to Q upon V। as the potential of the system is decreasing so the capacitance is increasing। ये हमारे लिए बेहतर है। लेकिन एक दिक्कत ये भी है, आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी तो इंड्यूस हुआ है, इसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं जगह आएगा। और वो क्या इफेक्ट आएगा? जो आप जाएंगे ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, और ध्यान रखिएगा प्लस क्यू हम कहाँ जा रहे हैं? फॉर प्लेट बी। तो आपको नजर आएगा आपका पोटेंशियल ऑफ सिस्टम
ये उल्टा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी आपका पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है, ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है, दैट मीन्स द नेट और रिजल्टेंट पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो फिर क्या करें, ऐसे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। इसका ट्रीटमेंट ये करते हैं, ट्रीटमेंट ये होगा, इस चार्ज को हम हटाएंगे। यहाँ पर मैं मिटा नहीं रहा हूँ, यहाँ मैंने सिर्फ क्रॉस करके दिखा दिया है ताकि आपको ये समझ में आए कि इस चार्ज को हटाते हैं। तो आप पूछेंगे हटाएंगे कैसे। So for that purpose, the external or exterior surface of the condenser is made earthed. इस अर्थिंग का रिजल्ट क्या होगा, ये जो आपका अनवांटेड चार्ज पॉजिटिव था, जो इंड्यूस हो रहा था, जो आपकी कैपेसिटेंस को कम करता, इस चार्ज को आप अर्थिंग कर देते हैं। ये चार्ज आपका डिसिपेट कर दिया जाता है अर्थ में। इसको हमने क्या किया, ये जो आपका पूरा का पूरा चार्ज है, इसको हम कर देंगे अर्थिंग। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ओनली नेगेटिव चार्ज विल रिमेन हियर। ये कैंसिलेशन का मतलब कैंसिल नहीं हुआ, इट मींस इट इज अर्थ। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस बीच में कहीं ना कहीं आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अब फिर एक सवाल आएगा, देन हाउ मच विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम एंड हाउ मच इफ इट इज इंक्रीज। आज फिर से आप दिलाते हैं, जो हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, अगर आप कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम निकालनी है, देन यू हैव टू कैलकुलेट Q अपॉन V, वेयर V इज इक्वल्स टू, आप कैसे कैलकुलेट करते थे, माइनस EDR, देन E इज इक्वल्स टू अ सर्टेन वैल्यू व्हिच इज गिवन फ्रॉम द गॉस थ्योरम। अगर ये रफ में आपको इतना याद आता है तो हम यहीं से स्टेप्स अपने स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में स्फेरिकल कंडक्टर के लिए किया था। सबसे पहले हम जाएंगे, जब आप देखते हैं चार्जेस केवल पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बचे हैं, तो पहली चीज हमें क्या चाहिए होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां हम बताएंगे एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अप between A and B due to charges minus Q and plus Q। इन दोनों की वजह से आपकी इस एरिया में कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। दोनों प्लेट सामने सामने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लाइक अ डाइपोल। आप देखेंगे यहाँ पे इस साइड से ये आपकी पैरेलल लाइंस आएंगी, यहाँ पर आपका डाइपोल टाइप कर्व लाइंस हो जाएंगी। सो दीज लाइंस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस एरिया में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एस्टैब्लिश हो गई। क्या है आपको साफ नजर आ रहा है? ठीक। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है तो द क्वेश्चन इज हाउ मच इज दिस फील्ड। आज जो बात कर रहा था गॉस थ्योरम की, आपको याद आएगा हमने इसके लिए डिराइव किया था, वेल टू अनलाइक चार्ज प्लेट्स आर और प्लेट्स और शीट्स आर हैंग इन पैरेलल टू ईच अदर। तो किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती थी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जिन्होंने ये समझ में नहीं आ रहा ये मैंने कहाँ से कैलकुलेट किया है, उनको रेफर किया जाता है, वो रेफर करेंगे गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस के लेक्चर्स देखें, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स ये कैलकुलेशन दिखाई गई है। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द चार्ज डेंसिटीज ऑफ द टू प्लेट्स। अब इस केस में आप देखेंगे हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सो दिस विल बिकम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो चार्जेस आपके इक्वल होंगे प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पिछला ये हमने याद दिला दिया, इसी को मैं यूज कर रहा हूँ, यानी टोटल आपको कितना मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप पूछेंगे सिग्मा क्या था, तो याद दिलाते हैं ये आपके क्या लाती थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा इज इक्वल्स टू हुआ करता था डेंसिटी। डेंसिटी याद आती है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट वाज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट हो गया।
अब अगले स्टेप में जाते हैं द पोटेंशियल। जो आप पोटेंशियल जाएंगे तो आप क्या निकालेंगे, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी समझ में आता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीआर। और क्या आपको पोटेंशियल डिफरेंस याद है, पोटेंशियल डिफरेंस होता था फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपको चाहिए तो आप कहाँ लेंगे, फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। आए इसका सेंस क्या होगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज v इज इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट dot dr. Now the very important thing, what should be the limits of the integration? इस इंटीग्रेशन की हम लिमिट्स क्या है, कन्वीनियंस के लिए हम मान के चलते हैं जो आप कर दे 2 mm या 3 mm। मैंने सपोज किया द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज d, या आपके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन या आपका गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है, दैट इज d। अगर d डिस्टेंस है तो ध्यान से देखें पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आप आ रहे हैं, यही आपकी लिमिट्स आएंगी, और पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आप आ रहे हैं, यही आपकी लिमिट्स है। तो कितनी होंगी, ये आपको मिलेगा, सपोज करें ये 4 mm, 4 mm, 3 mm, 2 mm, 1 mm एंड दैट इज 0 mm। यानी क्या लिमिट आई, फ्रॉम 4 to 0। सो इन दैट केस द लिमिट विल बिकम फ्रॉम डिस्टेंस d, जो भी आपका d है 4 5 mm टू प्लेट ए बोले तो 0। अब जब आप इन लिमिट्स को रखते हुए इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत इजीली आपको मिलेगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dr दैट विल बिकम dx x। लिमिट्स आप रखेंगे सॉरी d टू 0 आए, रख देते हैं लिमिट्स, कितना आएगा, चले यही सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिमिट्स रख दे एक बार, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, एंड फाइनली आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस, नेगेटिव विल गेट कैंसिल्ड, आपको मिल जाता है सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप देखेंगे हमारा सेकंड स्टेप कवर हो गया है, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंच गए। अब द लास्ट स्टेप, वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो फाइनल स्टेप में जाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं हेंस कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। या Q अपॉन V लिखेंगे तो कितना आएगा, Q अपॉन V, V आपके कितना था सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो C इज इक्वल्स टू Q एप्सिलॉन नॉट आप ऊपर ले आएंगे, and what was this sigma, this sigma was superficial charge density, that means Q upon A, और Q upon A आप रखेंगे तो फिर आप यहाँ रख देंगे और ये सिग्मा और साथ में D। आए देखें क्या बनता है लास्ट में, Q and Q will get cancel और आपको मिलता है C is equals to A ऊपर, यानी कि A epsilon naught upon D, and that is our final result for the capacitance of a parallel plate capacitor। ये हमारा आपका फाइनल रिजल्ट कहीं ना कहीं यहाँ निकल आता है। बस एक लास्ट स्टेप, क्या आपको ऐसा याद आता है जब कैपेसिटेंस इंक्रीज करने वाले क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था साइज और एरिया पे हम नहीं जाएंगे, सेकंड वन था बाई प्लेसिंग अ प्लेट, इस क्राइटेरिया का हमने इस्तेमाल कर लिया। वी हैव इंक्रीज्ड द कैपेसिटेंस, सो द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर हैज बिकम दिस। नाउ यू कैन यूज वन मोर क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया था प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, सॉरी थर्ड क्राइटेरिया था आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इन केस अगर आप इस प्लेट सेपरेशन में इस गैप में माइका शीट, रबर शीट और इस टाइप का कोई भी डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, सो द फाइनल स्टेप, और फाइनल स्टेप क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ
डाइलेक्ट्रिक। आपको मालूम है डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में C डैश इज इक्वल्स टू होगा K टाइम्स इंक्रीज, जो भी आपने मटेरियल रखा है बस सबस्टिट्यूट द वैल्यू, सो दिस विल बिकम K A epsilon naught upon D, and that's our final answer for this derivation. If a dielectric material is also filled, then the capacitance of the parallel plate capacitor becomes Ka epsilon naught upon D, where K is the dielectric constant of that material. अब आपका सेकंड आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। एक्चुअली स्फेरिकल कैपेसिटर अगर आप ध्यान से देखें तो डेरिवेशन वाइज आपका एक सेकंड ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं, बट प्रिंसिपल वाइज इट इज द सेम अगेन। तीसरी बार आप देखना, थर्ड टाइम विद इन दिस लेक्चर वी विल एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड द सेम प्रिंसिपल। क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने पढ़ लिया, टू प्लेट्स आर एंड पैरेलल टू ईच अदर। नाउ द सेम कंसेप्ट, केवल स्फेरिकल मतलब है नाउ दीज प्लेट्स आर नॉट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, आप इनको एक स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। और स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने से मेरा क्या मीनिंग है, स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने से मेरा मीनिंग ये है कि मान के चले एक प्लेट मैंने इस टाइप से स्फेरिकल फॉर्म में ली, ये मैंने कौन सी ले ली, फर्स्ट प्लेट। ऐसे आप जो दूसरी प्लेट बगल में थी उसको भी आप स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और अगर आप स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेंगे, आपको दो कंसेंट्रिक स्फीयर यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इन दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर को आप देखें, दैट इज द स्फेरिकल कैपेसिटर कंटेनिंग टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स मतलब दोनों का सेंटर आपका सेम है। अब धीरे धीरे इस प्रिंसिपल को हम डिस्कस करते जाते हैं, आराम से आप देखेंगे अभी बीच में जगह गैप बना हुआ फॉर दी चार्जिंग और कनेक्टिंग वायर। पहले आराम से, पहला आपको मैंने मान लिया लेट दिस शैल बी ए, लेट दिस शैल बी बी, जैसा कि हमने पिछली बार लिया था टू प्लेट्स, नाउ टू प्लेट्स इन स्फेरिकल शेप आर देयर, प्लेट ए एंड बी। पिछली बार आप प्लेट ए को चार्ज कर रहे थे, इसलिए इसमें एक छोटा सा होल हमने यहाँ रखा। इस होल का पर्पस क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस हम इस प्लेट ए को एक्सटर्नली चार्ज करेंगे। ये हमने सपोज कर लिया यहाँ से आपका चार्ज क्यू इस शेल को सप्लाई किया जाएगा। वही प्रिंसिपल फिर रिपीट करते हैं, व्हेन द शेल ए इज चार्ज बाय सम एक्सटर्नल सोर्स टू द चार्ज प्लस क्यू, जो हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे। अब आपको याद आनी चाहिए चीजें, डेफिनेटली क्या होगा, फिर पिछली बार की तरह इट इज द सेकंड कंडक्टर और द अनदर कंडक्टर इस प्लेट बी के इंटरनल साइड पे। फिर याद दिलाता हूँ, जब आप प्लेट ए को चार्ज करते थे पॉजिटिव चार्ज, प्लेट बी के इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज आता था, आउटर साइड पे पॉजिटिव आता था। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव या पॉजिटिव आयंस बाहर की तरफ जाएंगे। वही फिनोमेना फिर काम करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएंगे, इनवर्ड साइड डिस्प्लेस हो जाएंगे, सो द नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस ऑन द प्लेट बी इन द इंटीरियर साइड। क्या समझ में आता है, आपसे क्या कहा जाएगा, चार्ज क्यू, और कौन सा क्यू, माइनस क्यू, चार्ज माइनस क्यू का इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूसेस एट इंटीरियर साइड ऑफ बी। ये आपको ध्यान है, ये क्या करेगा, जो पहले था इन दोनों के बीच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट विल रिड्यूस द पोटेंशियल, और अगर पोटेंशियल रिड्यूस करेगा तो सिंपल सा इट इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। अब उल्टा आउटर साइड में कौन इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आपको याद है, ये आपका पोटेंशियल इंक्रीज कर देता था और कैपेसिटेंस डिक्रीज करता था, इसलिए इसका ट्रीटमेंट हमने क्या किया था, हमने कहा इसको हटाइए। और कैसे हटाते थे, तो आप कर देते थे एक्सटीरियर सरफेस को अर्थ, तो यही फैसिलिटी हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, द एक्सटर्नल शेल इज केप्ट अर्थ। अब आपको प्रिंसिपल बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्या कर रहा होगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग से डिसिपेट कर देंगे। तो इसका मतलब
पहला प्रोसेस समझ आ गई, प्रिंसिपल ऑफ द स्फेरिकल के कैपेसिटर। देयर आर टू concentric spherical shells out of which shell is charged by positive q. When you are charging it, charge is minus q and plus q. Now plus q is not shown here. Charges minus q and plus q are induced over the interior and exterior surfaces of the shell भी also charge minus q, ये वाला minus q क्या करेगा, it decreases the potential and hence increases the capacitance, so it is retained, इसको आप रखेंगे, while the charge plus q that tends to decrease the capacitance, so it is dissipated in earth by grounding or earthing. And finally क्या आपको समझ में आता है, between the two shells there will be the presence of electric field. फिर वापस जाएंगे, क्या बताएंगे, an electric field sets up between shells. और कितनी सेटअप होगी बिटवीन द शेल्स, अब आपको याद आना चाहिए फॉर अ स्फेरिकल शेल, जो पिछले डेरिवेशन में क्या था, रेफर किया था, गॉस थ्योरम के बाद के एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम चेक करें, वहां आपको मिलेगा द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल, ये आपकी होती है E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, R स्क्वायर जो आपको बताता है डिस्टेंस या रेडियस। अब अगले स्टेप में लास्ट हम सपोज करेंगे दैट इज शेल A, इसका रेडियस आप शेल A है तो इसका रेडियस हम यही मान लेते हैं स्मॉल है, एंड सिमिलरली इट इज शेल B, इसका रेडियस हम सपोज कर लेते हैं B। ओके, दोनों वही नाम वही रेडियस हमने सपोज कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इन दोनों बीच में सेटअप हो गई। अगला स्टेप क्या था, फिर याद आते हैं, फिर एक बार लिख लेता हूँ Q अपॉन V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन एरिया एंड E इज इक्वल्स टू समथिंग, वो गॉस थ्योरम से निकालेंगे। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए आप आ जाएंगे हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन शेल्स, जो आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल्स पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन एरिया B2A, आई B2A जब जाएंगे तो क्या मिलता है, इंटीग्रेशन माइनस E आपके मौजूद है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डॉट dr, substituting the value of E. Now important thing, what are the limits? Limits are from B to A. What is the distance of B? It is small b. What is the distance of A? It is A. With respect to the distance है, दोनों distances की वैल्यू रखिए, from B इसका distance आपके पास B है till A the distance of it is A. So these are the limits of integration. क्या आपने ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डॉट dr लिमिट्स फ्रॉम B टू A। नाउ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये इंटीग्रेशन हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, चलिए एक बार फिर फॉर्मेलिटी के तौर पर करेंगे। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज टू बी टेकन कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर दैट इज टू बी रिटन R माइनस 2 dr and limits B to A, and find V is equals to minus Q upon 4 pi epsilon naught and then R raised to power minus 2, integration R raised to power minus 2 plus 1 x raised to power n plus 1 कितना होगा, minus 2 plus 1 यानी कि minus 1 upon minus 1 and the same limits, तो ऊपर नीचे कर दें इंटरमिक्स हो जाएगी। यहाँ लिमिट थी आपकी B और इसकी हम ले रहे हैं B और A, ठीक है, अलग अलग देखिएगा ताकि साफ दिखे। जो आप लिमिट्स ले रहे हैं B टू A, यहाँ भी लिखी जाएगी, क्या करोगे, माइनस 1 एंड माइनस विल गेट कैंसिल, सो यू आर गेटिंग V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ इट्स द टाइम टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, जो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R इनवर्स 1 बाई आर में अपर लिमिट रखें 1 बाई A, 1 बाई R लोअर लिमिट रखें 1 बाई B,
एंड दैट्स ऑल फॉर द पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल आपको मिलेगा, V इज इक्वल्स टू मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम पर चले जाए कितना हो जाएगा, चले यहाँ पे अलग से लिखने का यही लिख देते हैं, एलसीएम ले लें, कितना हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी और माइनस ए। And now the very final step, potential difference is calculated। क्या सेकंड स्टेप भी आता है, ये भी हो गया। फर्स्ट स्टेप E ले लिया था, V हो गया। And the last and final step, what will be the capacitance? So the final आप क्या बताएंगे, that's why capacitance C is equals to कितना होगा Q upon V। And what is that Q upon V? जैसे आप Q upon V करेंगे आराम से इस वैल्यू को हम ये जो हमने निकाली ये रखेंगे, कितना मिलेगा आपको, ये हो गया आपका Q अपॉन V। V बोले तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन A एंड दैट्स ऑल फॉर द डेरिवेशन। C इज इक्वल्स टू Q इज कैंसिल्ड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A B ऊपर ले लें एंड अपॉन पहला काम जो मैंने कहा था हमारा फिनिश होता है। एक सफलता मिल गई, कौन सी सफलता, वी हैव कैलकुलेटेड द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट केस, नथिंग, अ स्मॉल कंडीशन इज टू बी यूज्ड अगेन। ये हमने कौन सा फैक्टर इस्तेमाल किया है, द सेकंड फैक्टर ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, कौन सा, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर। एंड फाइनली आप क्या कर सकते हैं, विद इन द गैप ऑफ दीज टू प्लेट्स और शेल्स आप इसमें भर सकते हैं कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, रबर, माइका, वैक्स, वूलन फाइबर्स एटसेट्रा, कुछ भी आप भरते हैं तो आपका फाइनल स्टेप क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में आपका C डैश इज इक्वल्स टू कितना होता है KC, यानी आपको फाइनल क्या मिलेगा, अपना C डैश हो जाएगा K इज टू बी मल्टीप्लाइड, सो इट इज टू बी रिटन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KAB अपॉन B माइनस A। सो ये आपके लिए कंप्लीट होता है C dash is equals to 4 pi epsilon naught KB upon B minus A. So that is the final for the spherical capacitor। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या लेंगे, तो जो आपने दोनों कैपेसिटर्स पढ़ लिए, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हम आपसे डिस्कस करेंगे, और एक्चुअली ये दो नहीं 3 कंडीशन होंगी जो हम डिस्कस करेंगे, वो आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपने कैलकुलेट किया होगा, वो क्या आपको याद है, आपने कैपेसिटेंस कर रखी है व्हेन C is equals to A epsilon naught upon D, आप निकाल रहे थे A epsilon naught upon D when there is the free space or air between the plates। epsilon naught ध्यान देखें, इस बात का इंडिकेशन है, इस बात का पहचान है कि there is the free space between the plates। दूसरी कंडीशन हमने ली थी, सेकंड कंडीशन, it becomes Ka epsilon naught upon D when it is completely filled with a dielectric material। Now one more question is there। दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, वो आते हैं कि हमने ना तो इसको पूरी तरह एयर से भरा, ना हमने पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक भरा। वी हैव प्लेस्ड द पार्शियल डाइलेक्ट्रिक, हम यहाँ पर एक पार्शियल स्लैब लगाते हैं। पार्शियल मींस कुछ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, कुछ पार्ट में एयर है, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, दैट इज वन केस। एंड अनदर केस, बहुत देर से हम कहते आ रहे हैं व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड आइदर कंप्लीटली, जो हम यहाँ कर रहे थे, और पार्शियली, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे आपके लिए। देन व्हाट विल हैपन, इंस्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक आप यहाँ पर कोई मेटलिक या कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे, तो फिर क्या होगा, दैट विल बी वन मोर क्वेश्चन, इनका हम आंसर देंगे अगले उसमें। और एक बहुत खास आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पर्पस से एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते जाएंगे, और वो डिस्कस करके जाएंगे, इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ
dielectrics is there. For example, part of the capacitor is filled with a dielectric having the constant K1. मान चले आधे में मैंने रबर भर दी, बाकी आधे में मैं भर देता हूँ वाइपर having the dielectric constant K2। तो फिर सवाल आता है तो फिर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। इन सबको समझने के लिए इस लेक्चर को 2 बार देखें। ये सारी चीजें आप बहुत ध्यान से समझ लें, क्योंकि अब इसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके आते हैं या जिन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं उनको डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।